लिस्ट फीचर ऑफ आर्म माइक्रोकंट्रोलर्स। आर्म माइक्रोकंट्रोलर के फीचर क्या हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें आर्म माइक्रोकंट्रोलर का, तो आर्म का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिस्क मशीन। रिस्क जो है यहाँ पे, इसका भी ये भी एक संक्षिप्त रूप है। यदि हम रिस्क को बड़ा करके देखें तो रिस्क का मतलब होता है आर मतलब रिड्यूस्ड, आई मतलब इंस्ट्रक्शन, एस मतलब सेट, सी मतलब कंप्यूटर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो आर्म का जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिस्क मशीन। अब जो ये आर्म प्रोसेसर जो है या कोर आर्किटेक्चर, आज हम जानेंगे कि इसके फीचर्स क्या है। आर्म जो है, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, ये स्मार्टफोन, इसमें 95% मोबाइल्स में आज के समय में आर्म कोर का यूज किया जाता है। तो आर्म के फीचर के बारे में हम जानेंगे। आर्म आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारा जो आर्म प्रोसेसर कोर है, ये इसका 32 बीट आर्किटेक्चर होता है। 32 बीट आर्किटेक्चर का मतलब है कि आर्म माइक्रो कंट्रोलर एक समय में 32 बीट डाटा को प्रोसेस कर सकता है। इसके साथ ही आर्म आर्किटेक्चर जो है 16 बीट और 8 बीट के जो डाटा है होते हैं, उनको भी स्पेशल थंब मोड बोलते हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जहाँ पे हमें 32 बीट डाटा को प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम 8 बीट या 16 बीट करेंगे तो हमारा जो कोड डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। जब भी हम बात करते हैं किसी भी माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर की, तो सबसे यही होता है कि वो कितने बिट डाटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। तो आर्म आर्किटेक्चर में 32 बिट डाटा को प्रोसेस कर सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि जो मेमोरी का आर्किटेक्चर है वो कैसा है। तो हमारे पास प्रिंसटन मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसे ओन न्यूमन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, और एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है। तो जो हमारे पास आर्म 7 माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें प्रिंसटन मेमोरी आर्किटेक्चर होती है। प्रिंसटन मेमोरी आर्किटेक्चर का मतलब है कि जो हमारा मेमोरी है, जिसमें हम एक प्रोग्राम स्टोर करते हैं और डाटा स्टोर करते हैं, वो दोनों ही एक ही बस के थ्रू हमारे प्रोसेसर से जुड़े होते हैं। जबकि जो हायर वर्जन है, जैसे आर्म 9 है, उस केस में क्या होता है कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोग्राम मेमोरी है और डाटा मेमोरी है, दोनों ही अलग अलग बस मतलब ग्रुप ऑफ वायर, अलग अलग ग्रुप ऑफ वायर से जुड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा प्रोसेसर है वो डाटा को यूज कर सकता है, और उसी टाइम पे दूसरी जगह से वो डाटा को फैच भी कर सकता है प्रोसेस करने के लिए। जो आर्म आर्किटेक्चर की बात हम कर रहे हैं, तो इसके पास जो है R0 से R15 तक टोटल जो 16 रजिस्टर होते हैं। इनमें से हम कुछ को तो जनरल पर्पज रजिस्टर की तरह यूज कर लेते हैं, और जो खास और रजिस्टर है, जैसे R13 है, R13 को हम स्टैक पॉइंटर की तरह यूज करते हैं। जो टेम्प्रोरी डाटा होता है उनका एक स्टैक बन जाता है, और स्टैक की ओर ये हमारा R13 जो है पॉइंट करता है। R14 जो है ये लिंक रजिस्टर की तरह काम करता है। अब मन में आया होगा आखिर ये लिंक रजिस्टर क्या होता है। लिंक रजिस्टर क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से, मान लीजिए, फ्लो में एग्जीक्यूट करता जाता है, इसी बीच में एक इंटरप्ट आ गया। तो हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ से दूसरे सब रूटीन के पास जाता है। तो जिस सब रूटीन के पास जा रहा है, उस काम को पूरा करने के बाद उसे दोबारा वापस आना पड़ेगा। जैसे कि कोई हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें टेम्परेचर को दिखा रहा है, लेकिन हमने की जो है उसको दबा दिया। तो जैसे हमने कीबोर्ड दबाया तो प्रोसेसर को एक इंटरप्ट हुआ तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जो
प्रोग्राम का उस काम को ख़त्म करने के बाद जो इंटरप्ट के कारण हुआ है उसे दोबारा वापस आना है। तो जो दोबारा वापस आने के लिए जो एड्रेस होगा वो एड्रेस जो है लिंक रजिस्टर के पास होता है। तो क्या होता है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, बीच में इंटरप्ट आता है, वो दूसरे सब रूटीन के पास जाता है, फिर वापस आने वाला जो एड्रेस होता है वो लिंक रजिस्टर में होता है। अब क्या हुआ कि हमारे पास है प्रोग्राम काउंटर जो है इस आर्म आर्किटेक्चर में R15 जो है R15 ये प्रोग्राम काउंटर की तरह काम करता है। और प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन जो है उसका अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को रखता है प्रोग्राम काउंटर। और हमारे आर्म आर्किटेक्चर में R15 जो है वो एड्रेस को रखने वाला है। इसके साथ ही हमारे पास है CPSR क्या करता है, CPSR का फुल फॉर्म है करंट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। और हमारे पास है SPSR सेव्ड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। ये दोनों क्या करते हैं कि प्रोसेसर को कैपेबिलिटी देते हैं कि ये जब दो टास्क हैं हमारे पास तो उनके बीच में स्विच हो सके। उसके बाद है जो हमारा आर्म रिस्क कोर है, तो ये क्या करता है कि प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो फास्टर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसकी जो कोड इफ़िशियंसी की बात करें तो इसमें कोड इफ़िशियंसी जो है अच्छी होती है, क्योंकि ये 32 बिट इंस्ट्रक्शन जो है एक ही बार में क्या होता है कि एक ही इसका वर्ड लेंथ ज़्यादा है। और ये रिस्क आर्किटेक्चर होता है। रिस्क आर्किटेक्चर होने से क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और ये जो कोड है ये प्रोग्राम को फास्ट इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि सिंगल साइकिल में ही यहाँ पे क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। जबकि सिस्क के केस में नंबर ऑफ साइकिल जो है 2-3 वेरिएबल साइकिल होते हैं। उसके बाद जो हमारा रिस्क का आर्किटेक्चर है ये इंस्ट्रक्शन लेवल का जो है उसमें पैरेललिज्म को सपोर्ट करता है। और ये ARM 7, 9 और 11 में अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास जो है जब हम किसी डाटा को कम्युनिकेट करना होता है, भेजना होता है या उस पर कुछ प्रोसेस करना होता है तो उसके लिए हमारे पास दो डाटा के अलग अलग अलाइनमेंट होते हैं मेमोरी में क्या होता है कि डाटा का अलाइनमेंट होता है कि किस सीक्वेंस से हम डाटा को रख रहे हैं। तो डाटा को जैसे हमारे पास है स्टार्टिंग बीट और एंड बीट, तो लोअर बीट होगा हायर बीट होगा। तो पहले कौन सा बीट रखने जा रहे हैं, लोअर बीट रखने जा रहे हैं या हायर बीट रखने जा रहे हैं, इसके डिपेंडिंग अपॉन डैट कि कैसे हम रखने जा रहे हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, लिटिल एंडियन एंड बिग एंडियन। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आर्म आर्किटेक्चर है इस केस में हम खुद प्रोग्राम कर सकते हैं कि हम इसे लिटिल एंडियन की तरह यूज करना चाहते हैं या बिग एंडियन की तरह यूज करना चाहते हैं। और उसके हिसाब से फिर जो मेमोरी में डाटा का जो सीक्वेंस बनेगा उसके हिसाब से बनेगा। तो लिटिल इंडियन क्या होता है और बिग इंडियन क्या होता है, अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो लिटिल इंडियन और बिग इंडियन जो है वो सीक्वेंस को बताता है कि किस तरीके से जो है हमारा डाटा पहले लोअर बीट स्टोर होगा या हायर बीट स्टोर होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारा रिस्क है और सिस्क है, तो सिस्क में क्या होता है, हमने बोला कि सिस्क जो आर्किटेक्चर होता है उसमें एक से ज़्यादा साइकिल लगते हैं, वेरिएबल साइकिल नंबर ऑफ साइकिल लगते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन हमारे केस में जो आर्म है यहाँ पे हमारे पास जो है रिस्क आर्किटेक्चर है जो कि एक ही बार में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। तो आर्म में क्या होता है कि इन आर्म प्रोसेसर जो है एक्चुअली ये रिस्क आर्किटेक्चर है, पर ये सिस्क की आर्किटेक्चर की कुछ खूबियाँ हैं जिनको रखने के लिए ये उनको भी यूज करना चाहता है। तो इसके लिए इसके पास इनबिल्ट कंपाइलेशन यूनिट होता है। तो ये क्या करता है कि जो सिस्क इंस्ट्रक्शन होता है उन्हें पहले ही कंपाइल करके रिस्क फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद ये जो रिस्क फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हमारा जो आर्म प्रोसेसर है उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ इंटरनली क्या होता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन का
एग्जीक्यूशन है वो रिस्क की तरह होता है, और यहाँ सिस्क की तरह हमें कोई माइक्रो प्रोग्राम्ड यूनिट जो है सिस्क में होता है, तो उस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो फीचर की हम बात करें तो हमारे पास आर्म कोर के पास क्या होता है, डीबग और ट्रेस टूल बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो डीबग से क्या होता है कि रियल टाइम में जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उसी समय जो हमारा कुछ प्रॉब्लम है तो उसे हम डीबग करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, फिर उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है, तो इन सब के लिए हमें सॉफ्टवेयर टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास बहुत सारे चॉइस हैं डेवलपमेंट टूल के, ईडीए टूल के, और जब हम सिस्टम ऑन चिप डिज़ाइन करना चाहते हैं जो कि आर्म पे बेस्ड हो तो इसके लिए बहुत सारे टूल मार्केट में अवेलेबल हैं। आर्म 7 जो है वो 32 बिट रिस्क कोर को जो है सपोर्ट करता है, और सुपर स्केलिंग 3 स्टेज पाइपलाइन होता है। आर्म 7 जो है वो 32 बिट रिस्क कोर होता है और सुपर स्केलिंग जो है 3 स्टेज इंटीजर पाइपलाइन को सपोर्ट करता है। इंटीजर पाइपलाइन जो मैंने बोला इसका क्या होता है, पाइपलाइन का कि जब हमारे प्रोसेसर जो है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसी टाइम पे एक और जो है उसके पास में दूसरा इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होता है। तो इससे क्या होता है कि एक ही साइकिल में 3 इंस्ट्रक्शन वहाँ पे प्रोसेसर के पास अवेलेबल होते हैं, कोई एग्जीक्यूट कर रहा होता है दूसरा तैयार होता है, तो इससे प्रोसेसर की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है पाइपलाइनिंग करने के कारण। अब जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी हम आर्म 7 पे या आर्म 8 पे काम कर रहे हैं, तो नेचुरली समय के साथ बहुत सारे अलग अलग जो आर्म के वर्जन आते रहेंगे। तो ये जो वर्जन आते हैं तो क्या होता है कि यदि मान लीजिए मैंने आर्म 7 पे काम किया तो आर्म 8 आ गया तो हम कोड को क्या कर सकते हैं कि उस पर भी यूज कर सकते हैं। तो आर्म के जो कोड होते हैं हम उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो कंपैटिबल होते हैं जो उनके हायर वर्जन आने वाले होते हैं। इसके बाद हम और फीचर की बात करें तो आर्म के केस में हमारे पास IEM इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजर ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है कि पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करती है कि कम से कम पावर को यूज करके अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे बस की। बस क्या होता है, बंच ऑफ वायर होता है, एक कम्युनिकेशन के लिए एक शेयर लिंक की तरह यूज होता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जब सब सिस्टम जोड़ने होते हैं तो उनको हम ग्रुप ऑफ वायर के थ्रू जोड़ते हैं तो उसे हम बस बोलते हैं, लेकिन एक बार में जो है एक ही सिग्नल उस पर जा सकता है एक वायर के ऊपर। तो इस सारे प्रोसेस को हम बस के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो आर्म में क्या होता है कि इसके पास AHB, आर्म प्रोसेसर के पास AHB जो है बस का एक स्ट्रक्चर है जिसका फुल फॉर्म होता है, ए का मतलब है एडवांस, उसके बाद हमारे पास है एच मतलब हाई परफॉर्मेंस बस, AHB हाई परफॉर्मेंस बस जो है। दूसरा होता है अम्बा, AMBA। तो आर्म की जो मेन मेमोरी होती है का बस आर्किटेक्चर है ये इज अम्बा आर्म मेन मेमोरी बस स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश्ड ओपन सोर्स स्पेसिफिकेशन फॉर चिप इंटरकनेक्ट। जो हमारा चिप डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर अलग अलग सिस्टम को इंटरकनेक्ट करना होता है, तो उसे इंटरकनेक्ट करने के लिए अम्बा बस जो है इसे हम यूज करते हैं। तो ये जो सर्विस है अम्बा जिसे AMBA सर्वेज फ्रेमवर्क की तरह काम करता है जब हमें सिस्टम ऑन चिप डिज़ाइन करना हो और कनेक्ट करना हो, और ये जो सिस्टम ऑन चिप डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए यूज में आता है। तो इसके साथ ही आर्म का जो फीचर है इसे हमने देखा। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है के हब का मतलब है नॉलेज हब, तो नॉलेज हब पे हम ऐसे ही और एम्बेडेड सिस्टम, आर्म आर्किटेक्चर और माइक्रो कंट्रोलर फॉर एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड और वीडियो अपलोड करेंगे। उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें। धन्यवाद।